हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12th का इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का लेसन 4 द रैट ट्रैप। आई नो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो रैट ट्रैप की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन, इंग्लिश में रीड करते हुए उसका हिंदी में मीनिंग। ठीक है। रीड करके पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। यानी अगर आपको अपनी तरफ से भी आंसर्स बना के लिखने हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टोरी रीड की है तो आपके दिमाग में वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, इन तीनों चैप्टर्स की भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेसन पढ़ने से पहले हम ऑथर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। द रैट ट्रैप स्टोरी को लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 to 1940 was a Swedish writer. The story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. सेल्मा लेगरलॉफ 1858 से 1940 तक एक स्वीडिश लेखिका थी। यह कहानी लौह अयस्क से समृद्ध स्वीडन की खदानों के बीच की है। कहानी कुछ हद तक परिकथा की तरह बताई गई है। तो स्टोरी इस तरह से शुरू होती है। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. एक बार की बात है कि एक आदमी था जो तार के छोटे छोटे चूहेदानी बेचता था। उसने विषम क्षणों में दुकान में या बड़े खेतों में भीख मांगकर प्राप्त सामग्री से इन्हें स्वयं बनाया था, लेकिन फिर भी व्यवसाय विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। इसलिए उसे शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके गाल धसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे आवारा व्यक्ति को जीवन कितना दुखद और नीरस लग सकता है, जो सड़क पर चलता है, अपने स्वयं के ध्यान पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक दिन यह आदमी एक ऐसे विचार में पड़ गया जो वास्तव में उसे मनोरंजक लग रहा था। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वह वास्तविक रूप से अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था जब अचानक से उसे एक विचार आया कि उसके आसपास की पूरी दुनिया, यानी अपनी भूमि और समुद्र, अपने शहरों गांवों के साथ ये पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं थी। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. And then everything came to an end. ये दुनिया जो है वो लोगों के लिए चारा निर्धारित करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं है। इसने धन और खुशियां, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े की पेशकश की, ठीक उसी तरह से जैसे चूहादानी में पनीर और सुअर का मांस पेश किया जाता है। और जैसे ही किसी ने खुद को चारा छूने का लालच दिया, यह उसके लिए बंद हो गया और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। The world had, of course, never been very kind to him. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his, during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. बेशक दुनिया कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रही थी, इसलिए इस तरह से दुनिया के बारे में बुरा सोचने में उसे अवांछित खुशी मिल रही थी। कई नीरस कामों के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना
जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने खुद को खतरनाक जाल में फंसने दिया था, और अन्य लोगों के बारे में सोचना जो अभी भी चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उसका पसंदीदा शगल बन गया था। दुनिया को वो चूहे की जाल की तरह समझता था, और जो भी प्रॉस्पेरिटी मतलब धन संपत्ति या खुशियां हैं, वो सारी चीजें जिन लोगों के पास थी, उन्हें वो समझता था कि वो बेवकूफ लोग हैं और इन सारी चीजों के पीछे उस तरह से चक्कर लगाते हैं जैसे एक चूहा चीज को देखकर चक्कर लगाता है, ठीक है। और यही सब चीजें लोगों के बारे में सोचकर उसे उन पर हंसी आती थी। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर चल रहा था, तो उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी भूरे रंग की झोपड़ी पर पड़ी, और उसने रात के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे मना नहीं किया गया। जैसे आमतौर पर क्या होता है, लोग उससे मिलते समय बहुत ही खट्टा सा मुंह बना लेते हैं, चिढ़ जाते हैं उसको देख के। लेकिन इस कॉटेज का जो मालिक था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका कोई पत्नी या बच्चा नहीं था, और वो अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर बहुत खुश था। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उस बूढ़े आदमी ने उस स्ट्रेंजर को अंदर बुलाया और उसने तुरंत दलिया के बर्तन को आग पर रख दिया और उसे खाना दिया। फिर उसने अपने तंबाकू रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह अजनबी की पाइप और उसके अपने पाइप दोनों के लिए पर्याप्त होता। Finally, he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, It was his cow which supported him. आखिरकार उसने ताश का एक पुराना पैकेट निकाला और सोने से पहले तक अपने मेहमान के साथ मजौलिस खेला। बूढ़ा व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के साथ साथ अपने दलिया और तंबाकू के मामले में भी उतना ही उदार था। अतिथि को तुरंत सूचित किया गया कि समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान रैम्सजो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर था और उसने जमीन पर काम किया था। अब जब वह दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं था तो यह उसकी गाय ही थी जिसके सहारे वो जी रहा था। यानी वो बूढ़ा आदमी अपने पास्ट के बारे में बता रहा था कि जब मैं जवान था उस टाइम पे मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर के पद पे काम किया करता था, मतलब मजदूरी वाला काम, माइन में खुदाई उदाई करना, ये सब। लेकिन अब जो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझसे दिहाड़ी मजदूरी नहीं हो पाती है तो मैं अपनी गाय पाल के ही उसी के सहारे अपना जीवन यापन करता हूँ। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। She could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 kroner in payment. फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी गाय के बारे में बताता है कि हाँ, वह बॉस असाधारण है। अपनी गाय को बॉसी बोलता है। बॉसी मतलब जो अपने मन से काम करती हो। वह हर दिन क्रीमरी के लिए दूध दे सकती थी और पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में पूरे 30 क्रोनर मिले थे। क्रोना क्या है? ये स्वीडन की करेंसी है। देखिए यहाँ चैप्टर में जहां जहां भी स्ट्रेंजर वर्ड आएगा वो उस रैट ट्रैप वाले आदमी के लिए यूज हुआ है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. अजनबी यानी कि वो रेड ट्रैप सेलर अविश्वसनीय लग रहा होगा क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की के पास गया और एक चमड़े की थैली उतारी जो खिड़की के फ्रेम में एक कील से लटकी हुई थी और 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर बिल निकाले। इन्हें उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने रख दिया, यानी उस स्ट्रेंजर की आंखों के सामने रख दिया और जानबूझकर सिर हिलाया और फिर उन्हें वापस थैली में भर लिया। क्रॉफ्टर वर्ड अब उस बूढ़े आदमी के लिए यूज होगा, ठीक है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन,
The crofter was in hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छे समय पर उठे। क्रॉफ्टर अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था और दूसरे आदमी ने शायद सोचा होगा कि जब घर का मुखिया यानी घर का मालिक जब उठ गया है तो उसे इतनी देर तक अब बिस्तर पर नहीं सोए रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड thereupon each went his own way. But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. फिर वे दोनों उसी समय कुटिया से बाहर निकल गए। क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते चला गया। मतलब क्रॉफ्टर अपने रास्ते चला गया और जो रैट ट्रैप सेलर था वो अपने रास्ते चला गया। लेकिन आधे घंटे बाद जो चूहादानी बेचने वाला था वो फिर उस दरवाजे के सामने आया और खड़ा हो गया, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, smashed a pin stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. हालांकि वह केवल खिड़की तक गया, उसके हाथ में फंसा एक शीशा तोड़ दिया और 30 क्रोनर वाली जो थैली थी वो पकड़ ली। उसने पैसे ले लिए और अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने चमड़े की जो थैली थी उसे बहुत सावधानी से वापस उसकी जगह पर लटका दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. जब वह अपनी जेब में पैसे लेकर चला जा रहा था तो उसे अपनी चतुराई पर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। बेशक उसे एहसास हुआ कि पहले तो उसे सार्वजनिक राजमार्ग यानी जो मेन रोड है उस पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे सड़क से हटकर जंगल की ओर जाना होगा। यानी पैसे चुराने के बाद उसने बचने के लिए मेन रोड की जगह जंगल के रास्ते से जाना सही समझा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. तो जंगल के रास्ते जाते समय पहले कुछ घंटे उसे कुछ कठिनाई नहीं हुई, बाद में यह और भी बदतर हो गया क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था जिसमें वह घुस चुका था। उसने निश्चित रूप से एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़े हुए थे कि वो बार बार रास्ता भटक जा रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वह चलता रहा और जंगल के अंत तक पहुंचे बिना ही चलता रहा और अंततः उसे एहसास हुआ कि वह केवल जंगल के उसी हिस्से में घूमे जा रहा है। एकाएक उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आ गए। अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। उसने खुद को चारे से मूर्ख बना लिया था और अब पकड़ा गया था। मतलब जैसा कि वो लोगों के बारे में सोचा करता था कि ये धन दौलत ये सारी चीजें एक तरह से चारा है चूहेदानी में फंसाने का, अब वो खुद ही अपने लालच के कारण उस दुनिया वाली चूहेदानी में फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा जंगल अपनी तनों और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और गिरी हुई लकड़ियों के साथ एक अभेद्य जेल की तरह उसके लिए बंद हो गया था, जहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। यानी कि वो रास्ता भटक चुका था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. अब उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या थी कि दिसंबर लगभग बीत चुका था, यानी दिसंबर के लास्ट डेज चल रहे थे, जिस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा काली रात होती है। तो जंगल में अंधेरा पहले से ही छा रहा था। इससे खतरा तो बढ़ा ही, साथ ही उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई।
अंततः उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा और वह थककर जमीन पर गिर पड़ा और वह यह सोचकर एकदम मरने वाली हालत में हो गया कि अब उसका अंतिम समय जो है वो आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, एक तेज नियमित धड़कन. इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था. उसने खुद को खड़ा किया और सोचा कि वे लोहे की चक्की से निकले हथौड़े के वार हैं. आसपास लोग होने चाहिए. तो उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए आवाज की दिशा में चल पड़ा. द राम्सजो आयरन वर्क्स, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. उस आवाज का पीछा करते करते जब वो पहुंचा तो उसने देखा वहां पे थी राम्सजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद हो चुकी थी. बहुत पहले नहीं, लेकिन स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज वाला एक बड़ा सा संयंत्र था ये. यानी राम्सजो को बंद हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था. गर्मियों के दिनों में भारी भरकम नाव और नाव की लंबी कतारें नहर में फिसलती थी, जिससे एक बड़ी अंतर्देशीय झील बन जाती थी. और सर्दियों के दिनों में कोयले की बड़ी बड़ी टोकरियों से छनकर आने वाली कोयले की जो धूल से मिल के पास की सड़कें काली हो जाती थी. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. तो क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान मास्टर स्मिथ मतलब समझ रहे लोहार, और उसका सहायक भट्टी के पास अंधेरे में फोर्ज में बैठे हुए थे, जो कि आग में डाले गए पिग आयरन का इंतजार कर रहे थे, जो निहाई पर डालने के लिए तैयार था. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बीच बीच में उनमें से एक, यानी वो जो स्मिथ था और उनका सहायक, उन दोनों में से कोई एक लोहे की लंबी पट्टी से चमकते द्रव्यमान को हिलाने के लिए उठता था. यानी जो जिसमें वो लोहा पिघल रहा था उसको एक बार उठ उठ के दोनों हिला दे रहे थे. अब पिघले हुए लोहे की वजह से भट्टी के पास इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वो दोनों पसीने से लथपथ होकर कुछ ही क्षणों में लौट आते थे. हालांकि जैसा रिवाज था तो उसने एक लंबी शर्ट पहनी थी और लकड़ी के जूते पहने हुए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and the sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. हर समय फोर्ज में कई आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि बड़ी बड़ी धौंकती कराहने लगी और जलता हुआ कोयला चटकने लगा. जो लड़का आग लगा रहा था उस भट्टी में, तो आग लगाने वाले लड़के ने बड़ी आवाज के साथ भट्टी के मुहाने पर एक लकड़ी का कोयला फेंक दिया. बाहर झरने की गर्जना सुनाई दे रही थी और जो तेज उत्तरी हवा बह रही थी उससे बारिश आ रही थी और वो टाइल वाली छत पे गिर रही थी. मतलब ये सारी चीजें जो रैट्रप सेलर था उसने वहां पे राम्सजो आयरन मिल पे पहुंच के देखी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. संभवतः इसी शोर के कारण लोहार का ध्यान नहीं गया कि एक आदमी गेट खोलकर भट्टी में प्रवेश कर चुका है, और जब वो रैट्रप सेलर भट्टी के एकदम पास आके खड़ा हो गया तब उस लोहार ने ध्यान दिया. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. निश्चित रूप से गरीब या आवारा लोगों के लिए जिनके पास रात बिताने का कोई बेहतर आश्रय नहीं होता, उनके लिए इस भट्टी से अच्छा और क्या हो सकता है.
जिन्हें ये प्रकाश की चमक आकर्षित करती है, जो कि कालिक के शीशे से निकल रही थी, और आग के सामने खुद को गर्म करने के लिए आना कोई असामान्य बात नहीं थी। द blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. लोहार और उसके सहायक यानी दोनों लोहारों ने घुसपैठिए को केवल लापरवाही और उदासीनता से देखा। वो चूहादानी बेचने वाला वैसा ही दिखता था जैसे आमतौर पे उसके जैसे लोग दिखते हैं, यानी लंबी दाढ़ी, गंदी फटी हुई सी कपड़े और छाती पर चूहेदानी का एक झुंड लटका हुआ। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने रुकने की अनुमति मांगी और मास्टर लोहार जो था उसने बिना एक भी शब्द कहे, बिना किसी सम्मान के उसको अहंकार पूर्वक सहमति दे दी सिर हिलाकर। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. जो रैट ट्रैप सेलर था यानी वो आवारा, उसने भी कुछ नहीं कहा। वह वहां बात करने तो आया नहीं था, बल्कि वो खुद को गर्म करने और रात भर मतलब सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. उन दिनों रैम्सजो आयरन मिल का जो स्वामित्व था वो एक बहुत ही प्रमुख आयरन मास्टर के पास था, यानी उसका मालिक एक आयरन मास्टर था जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा अच्छा लोहा बाजार में भेजना था। और ऐसा करने के लिए वह रात दिन ये चेक करता रहता था कि काम जो है वो अच्छी तरह से हुआ है या नहीं, या जितना पॉसिबल आयरन एक दिन में बनना चाहिए उतना बना है या नहीं। और तभी इसी क्षण वह निरीक्षण के अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर सामने आया, यानी जब रैट ट्रैप सेलर वहां बैठा हुआ था उसी वक्त वो आयरन मास्टर भी उस फोर्ज में आ गया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहली चीज यह देखी कि वहां फर्नेस के एकदम पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा रैग मफिन यानी गंदे कपड़ों से लदा हुआ इंसान बैठा हुआ है भट्टी के पास, जिसके कपड़ों से भाप बनकर पूरा पानी उड़ रहा है। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly designed to look at the stranger. तो आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंजर के साथ वैसा बिहेवियर नहीं किया बिल्कुल भी जैसा कि बाकी के दोनों लोहारों ने किया, यानी कि वो दोनों उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थे। उन्हें मतलब फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि कौन आया है, उसको बैठना है, रहना है, कुछ भी। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, it is you, Nils Olof, he said. How do you look? आयरन मास्टर उसके पास गया और उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। फिर उसका चेहरा थोड़ा सही तरीके से देखने के लिए उसने उसकी टोपी हटाई, या कह लीजिए टोपी फाड़ दी। फिर उसने कहा, निश्चित रूप से ये आप ही हैं, निल्स ओलोफ, आप कैसे दिखते हैं? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसने पहले कभी भी रैम्सजो में आयरन मास्टर को नहीं देखा था। इवन वो ये भी नहीं जानता था कि उस आयरन मास्टर का नाम क्या है। लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर उसे ये अच्छा सज्जन आदमी जानता ही है और अपना पुराना कोई परिचित समझ रहा है, तो हो सकता है कि शायद वो उसे 2-4 क्रोनर या मतलब 2-4 पैसे समझ लीजिए वो दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was a mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. इसलिए वह रैट ट्रैप सेलर उसे धोखा नहीं देना चाहता था, ये बता के कि उसे गलतफहमी हुई है। तो उसने कहा, हाँ, भगवान जानता है कि चीजें मेरे साथ खराब हो गई हैं। तो आयरन मास्टर ने उससे बोला, आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, मतलब इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो एक गलती थी। और यदि मैं उस वक्त ड्यूटी कर रहा होता या सेवा में होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता।
फिर वो बोलता है कि अच्छा अब तो आप बेशक मेरे साथ मेरे घर चलेंगे ना. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. मेनर घर तक जाना और मालिक द्वारा पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह स्वागत किया जाना, ये हालांकि उस रैट्रैप सेलर को अच्छा नहीं लगा. तो उसने कहा, नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. पहले तो उस चूहेदानी बेचने वाले ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा. 30 क्रोनर के साथ वो ये भी सोच रहा था कि खुद अपनी इच्छा से आयरन मास्टर के घर जाना मतलब खुद को शेर के मुंह में या शेर की गुफा में डालना. वह केवल यहाँ फोर्ज में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना हो सके उतना चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहता था. लेकिन आयरन मास्टर को उसके मना करने की वजह ये लग रही थी कि हो सकता है ये अपने खराब या गंदे कपड़ों की वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहा हो. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड. एलिजाबेथ इज डेड, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. तो उसके शर्मिंदा होकर मना करने पे आयरन मास्टर ये कहता है कि कृपया ये मत सोचिए कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि आप वहाँ खुद को दिखा नहीं सकते. और आयरन मास्टर ने ये भी बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ वो अब मर चुकी है, जैसा कि वह पहले से सुन चुका होगा. मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पे मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. आयरन मास्टर उसे अपने घर बुलाने के लिए कहता है कि मैं और मेरी बेटी बस ये कह ही रहे थे कि बहुत बुरा हुआ कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई कंपनी देने के लिए नहीं है, मतलब कोई साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है. अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ी जल्दी से खत्म करने में मेरी मदद करो. But the stranger said no and again no. And the Iron Master saw that he must give in. आयरन मास्टर के इतना कहने पर भी जो अजनबी था यानी रैट ट्रैप सेलर वो बार बार नहीं ही बोले जा रहा था. इतना कि अब आयरन मास्टर को लगा कि उसे ही हार माननी पड़ेगी. It looks as though Captain Von Stelle preferred to stay with you tonight, Sturgeon Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. फिर आयरन मास्टर ने जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वहाँ पे उसकी तरफ मुड़ के कहा कि ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वॉन स्टाले आपके साथ ही रुकना चाहते हैं. और इतना कहकर वो वहाँ से मुड़ने लगा. स्टर्जन स्टॉर्म यहाँ पे उस मास्टर ब्लैकस्मिथ को कहा जा रहा है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. मुड़ते ही वह मनी मन हंसा. जैसे ही आयरन मास्टर चलने लगा तो वहाँ पे जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो उसे जानता था अच्छी तरह से, इसलिए वो समझ गया कि अभी तक आयरन मास्टर ने अपने आखिरी शब्द नहीं कहे हैं, यानी अभी तक उसने हार नहीं मानी है. वो इस आदमी को यहाँ से लेके ही जाएगा. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. आधे घंटे से अधिक समय नहीं बीता था कि अचानक से उन्हें फोर्ज के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया. But this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than him. तो इस बार कैप्टन वॉन को मनाने के लिए आयरन मास्टर ने अपनी बड़ी बेटी को भेजा था, इस उम्मीद से कि उसके पास समझाने की बेहतर क्षमता होगी, यानी वो उसे कन्विंस कर लेगी अपने घर चलने के लिए. She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. जैसे उस लड़की ने प्रवेश किया तो उसके पीछे एक नौकर भी था जो अपने हाथ पे बड़ा सा एक कोट लेके आ रहा था. वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन देखने से काफी विनम्र और शर्मीली लग रही थी. और फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले शाम को था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था और उसका साथी वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे और भट्टी में लोहा और लकड़ी और कोयला अभी भी जल रहा था. जो रैट ट्रैप सेलर था उसने खुद को बढ़िया से फर्श पे फैला लिया था
और सिर के नीचे एक कच्चा लोहा का टुकड़ा रखकर लेट गया था और उसने अपनी टोपी से अपनी दोनों आंखों को ढक लिया था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही उस युवा लड़की की नजर पड़ी रैट ट्रैप सेलर पे, वो उसके पास गई और उसने उसकी टोपी ऊपर उठाई। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो जाहिर तौर पर वो आदमी एक आंख खोलकर सोता था। जैसे ही उसने टोपी उठाई तो वो अचानक से उछल पड़ा और काफी डरा हुआ भी लग रहा था। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. लड़की ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। मेरे पिता घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहाँ फोर्ज में ही सोना चाहते हैं, और फिर मैंने उनसे यहाँ आने की परमिशन ली, मतलब अनुमति मांगी। और मुझे बहुत खेद है कैप्टन कि आपको इतने बुरे समय से गुजरना पड़ रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. एडला ने अपनी भारी आंखों से करुणापूर्वक उसकी ओर देखा और फिर उसने देखा कि वो आदमी थोड़ा डरा हुआ था। तो वो सोच रही थी या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भाग के आया है। और उसने जल्दी से कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं कैप्टन कि आपको हमें उसी तरह स्वतंत्र रूप से छोड़ने की अनुमति दी जाएगी जैसा आप आए थे। यानी उसके कहने का मतलब था कि जैसे आप हमारे घर आ रहे हैं, केवल क्रिसमस रात के लिए रुकिएगा और फिर उसी तरह से आप चले जाइएगा। मतलब आपको और इससे ज्यादा कुछ भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कृपया केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ बने रहें। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो एडला ने ये बात इतनी मैत्रीपूर्ण तरीके से कही थी कि वो जो चूहेदानी बेचने वाला था उस पर भरोसा करने लगा और उसने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा होगा कि आप खुद को मेरी वजह से परेशान करेंगी, तो इसीलिए मैं आपके यहाँ आऊंगा। मतलब रैट ट्रैप सेलर मान गया एडला के साथ उसके घर जाने के लिए। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. रैट ट्रैप सेलर ने वो फर वाला कोट स्वीकार कर लिया जो सेवक ने उसे झुककर सामान के साथ सौंपा, और उस कोट को लेकर उसने अपने जो रैग्स थे यानी चीथड़े फटे पुराने कपड़े थे उसी के ऊपर पहन लिया। और चकित जो लोहार वहां खड़े थे ब्लैकस्मिथ दोनों, उन दोनों को एक नजर देखे बिना ही उस यंग लेडी के साथ पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स। जब वो मेनर के हाउस की तरफ जा रहा था तो उसके दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आने लगे, जैसे कि वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। वो सोचता है कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों ले लिए, अब मैं जाल में फंस गया हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, यानी कि 24 दिसंबर, और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में यानी डाइनिंग रूम में आया तो उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में संतुष्टि के साथ सोचा कि जिसके पास वह अप्रत्याशित रूप से आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. सुबह जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया नाश्ते के लिए तो रैट ट्रैप सेलर को देखकर उसने अपनी बेटी से बोला, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसकी हड्डियों में थोड़ा सा मांस हो जाए, मतलब इसे कुछ खिलाओ पिलाओ कि इसके शरीर में थोड़ी जान आ जाए। उसने अपनी बेटी से कहा जो कि मेज सवार रही थी यानी टेबल रेडी कर रही थी नाश्ते के लिए। और फिर हमें देखना होगा कि उसे देश भर में चूहेदानी बेचने के अलावा कुछ और काम करने को मिल जाए। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम
As badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. फिर एडला ने कहा, यह अजीब है कि चीजें इनके साथ इतनी ज्यादा बुरी तरह से खराब हो गई हैं। पिछली रात मुझे इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक जमाने में ये कभी एक शिक्षित व्यक्ति हुआ करते होंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई गर्ल, सेड द फादर। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मेरी बच्ची, आयरन मास्टर ने कहा अपनी बेटी से। जैसे ही वो साफ और तैयार हो जाएगा आपको कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था और आवारा कपड़ों के साथ साथ ही उसका जो ये आवारा शिष्टाचार है वो भी उससे दूर हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जैसे ही उसने ये बात बोली तो दरवाजा खुला और वो रेड ट्रैप सेलर अंदर आया दरवाजे से। तो अब वो सचमुच में साफ सुथरा लग रहा था। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जो वैलेट यानी सेवक था उसने उसे पूरी तरह नहला दिया था, उसके बाल काटे थे और उसकी शेविंग भी कर दी थी। मतलब कह लीजिए राजू बन गया जेंटलमैन। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. इसके अलावा उसने अच्छा दिखने वाला सूट पहना था जो कि आयरन मास्टर का था, और उसने सफेद रंग की शर्ट और कलफदार कॉलर और पूरे जूते पहने हुए थे। But although his guest was now well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to make mistake for an old acquaintance. हालांकि उस मेहमान को बहुत अच्छी तरह तैयार देखकर भी आयरन मास्टर कुछ खुश नहीं लग रहा था। उसने अपनी भौं सिकोड़कर उसकी ओर देखा, यानी अपनी एक आईब्रो सिकोड़कर उसकी ओर देखा, और ये समझना आसान था कि भट्टी में जिसे देख के वो कंफ्यूज हो रहा था कि रात का टाइम था एक तो, ऊपर से उसकी दाढ़ी मूछ सब कुछ बड़ी बड़ी थी, तो उसे वो देख कर कंफ्यूज हो रहा था कि ये कोई पुराना एक्वेंटेंस यानी कोई परिचित या कोई उसका कॉमरेड या कैप्टन है। अब ये चीज दिन के उजाले में बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि ये उसकी जान पहचान का वो आदमी नहीं है जिसे वो समझ रहा था। What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. इसका अर्थ क्या है? आयरन मास्टर गरजा। अजनबी ने झूठ बोलने का कोई प्रयास नहीं किया बिल्कुल भी। उसने तुरंत देखा कि अब जो वैभव था वो अब समाप्त हो चुका है, यानी जो भी उसे ऐशो आराम मिल रहा था अब उसका एंड हो चुका है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. अब रैट ट्रैप सेलर ने बात को संभालते हुए कहा, ये मेरी गलती नहीं है सर। मैंने कभी भी एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी होने का दिखावा नहीं किया, और मैंने फोर्ज में रहने की अनुमति भी मांगी थी, विनती भी की थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी भी। बुरा बस इतना ही होगा कि मैं फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से मैं जा सकता हूँ। वेल, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. ठीक है, आयरन मास्टर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। मतलब तुमने कन्फेस कर लिया। आपको ये स्वीकार करना होगा कि मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर एक शेरिफ इस मामले में कुछ कहना चाहेगा। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. आवारा ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेज पर अपनी मुट्ठी से तेज मारते हुए कहा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरनमास्टर, चीजें कैसी हैं। यह पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bites of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. आपको दी जाने वाली सभी चीजें पनीर के छिलके और मीट यानी सुअर के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो एक गरीब व्यक्ति को मुसीबत में डालने के लिए बनाई गई है।
And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. आयरन मास्टर ने जब पुलिस को बुलाने की बात कही, शेरिफ मतलब पुलिस, ठीक है, तो उस पे रेड ट्रैप सेलर बहुत ज्यादा भड़क गया और उसने बोला कि अगर शेरिफ अभी आता भी है तो मुझे इसके लिए अंदर बंद कर देता है। तो आयरन मास्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप खुद उस पोर्क के लिए, यानी वो जो मीट का टुकड़ा है, उसको लेना चाहोगे और फिर आप भी इसी तरह से एक जाल में फंसते जाओगे। ये सब सुन के आयरन मास्टर हंसने लगा। बेसिकली उसके कहने का मतलब यही था कि इंसान लालच करता है और उस लालच के चक्कर में पड़ते पड़ते वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो वो कहना चाह रहा था कि आज अगर मैं फंसाऊं किसी मुसीबत में लालच की वजह से, कल को आप भी फंसेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है। उसकी ये सब बातें सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, माई गुड फेलो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। आयरन मास्टर ने कहा, इतना बुरा भी नहीं तुमने बोला, लेकिन अब शायद क्रिसमस ईव पे पुलिस को अपने घर ही रहने दो और तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टूडे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। लेकिन जैसे ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, तभी बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो यहाँ से जाए। और इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. आप दुनिया में कर क्या रही हैं? पिता ने कहा। तो बेटी काफी शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या जवाब दे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. उस सुबह एडला को बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने सोचा कि वह कितनी घरेलू और क्रिसमस वाली लड़की है जो गरीब या अभागे लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। तो वह एक बार में इस विचार को दूर नहीं कर पा रही थी कि वो कितनी एक्साइटेड थी किसी के लिए कुछ करने के लिए, और यही रीजन था कि उसने उस आवारा के लिए स्टैंड लिया या उसको बाहर जाने से रोका। मतलब उसे किसी गरीब के लिए कुछ करने का जो मौका मिला था उसे वो नहीं गंवाना चाहती थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. एडला कहती है कि मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ कि वो पूरे साल चलता रहता है और पूरे देश में शायद एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसका कोई स्वागत करे या उसे घर जैसा महसूस करा सके। वह जिधर भी मुड़ता है लोग उसे भगा देते हैं। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. Just one in the whole year. उसे हमेशा गिरफ्तार किए जाने या जिरह किए जाने का डर रहता है, तो मैं ऐसा चाहूंगी कि वो एक शांति भरा दिन हमारे साथ बिताए, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर एडला की बात सुनकर अपने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और वो एडला को मना नहीं कर पा रहा था। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. एडला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेशक ये सब एक गलती थी, लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने यहाँ खुद आने का न्योता दिया हो और जिसे हमने प्रॉमिस किया हो कि हम उसे क्रिसमस पे खुशियाँ देंगे और हम साथ में क्रिसमस मिलके मनाएंगे। You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, आप पादरी से भी बदतर उपदेश देती हैं। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि आपको इसके लिए पछताना ना पड़े। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. युवा लड़की उस अजनबी का हाथ पकड़कर उसे मेज तक ले आती है और उसे कहती है, आओ बैठो और खाओ, क्योंकि वो देखती है कि उसके पिता ने अब क्विट कर दिया है, हार मान ली है इस बहस से। The man with the rat trap said not a word.
He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह केवल बैठ गया और भोजन में अपनी मदद करने लगा, मतलब जल्दी जल्दी खाने लगा। और वो बार बार उस युवा लड़की को यानी एडला को देख रहा था जिसने उसके लिए मतलब स्टैंड लिया। वह सोच रहा था कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया होगा, आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या पागलपन भरा विचार चल रहा होगा। After that, Christmas Eve at Ramsgate passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. उसके बाद रैम्सजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह ही बीती। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा और कुछ नहीं किया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. पूरे पूर्वाहन यानी दोपहर वह एक अतिथि कक्ष में सोफे पर लेटा रहा और सोता रहा। तो दोपहर के समय उसे जगाया गया ताकि वह क्रिसमस का जो अच्छा भोजन था उसमें थोड़ा हिस्सा ले सके, लेकिन उसके बाद वह फिर से सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsgate. ऐसा लग रहा था कि मानो कई वर्षों से उसे इतनी शांति और सुरक्षित नींद ना मिली हो जितनी कि रैम्सजो में मिल रही थी। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. शाम को जब क्रिसमस ट्री सज गया तो उन्होंने उसे फिर से जगाया और वह कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलक झपकाते रहा जैसे कि मोमबत्ती की जो लाइट थी रोशनी उससे उसकी आंखों में बहुत चुभन हो रही हो। लेकिन उसके बाद वह फिर से गायब हो गया यानी फिर से सोने चला गया। 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. 2 घंटे बाद वह एक बार फिर से उत्तेजित हो गया यानी उसे फिर से उठाया गया और फिर उसे भोजन कक्ष में जाना पड़ा जहां क्रिसमस की मछली और दलिया उसे खाने के लिए मिला। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. जैसे ही वह मेज से उठा वहां उपस्थित सभी लोगों के पास गया और सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि कह के वहां से जाने लगा। लेकिन जब वो उस युवा लड़की यानी एडला के पास आया तो उसने उसे समझाया कि यह उसके पिता की मंशा थी, यानी वो ऐसा चाहते थे कि जो सूट तुमने पहना है उसे तुम क्रिसमस गिफ्ट की तरह समझकर रख लो और ये सूट तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। और अगली बार तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम क्रिसमस एक ऐसी जगह मनाना चाहते हो जहां तुम्हें सुकून और शांति भरी नींद मिले तो तुम निश्चिंत रूप से यहाँ पे दोबारा आ सकते हो, अगले साल भी यहाँ फिर से तुम्हारा स्वागत होगा। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. तो चूहेदानी वाले आदमी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह असीम आश्चर्य से केवल उस युवा लड़की को देख रहा था। The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस की शुरुआती सेवा में यानी चर्च में जाने के लिए अच्छे समय पे उठ गए, लेकिन उनका मेहमान अभी भी सो रहा था तो उन्हें उसे परेशान करना सही नहीं लगा। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. जब लगभग 10 बजे तो वे चर्च से वापस आए और युवा लड़की बैठी और सामान्य से भी अधिक निराश होकर अपना सिर झुका लिया उसने। चर्च में उसे पता चला था कि लोहे का काम करने वाले जो पुराने कारीगर थे उनका पैसा एक आदमी ने चुरा लिया है जो कि चूहादानी बेचता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो उसका पापा उसे ताना मारता है कि हाँ वह एक बहुत अच्छा आदमी है जिसे तुमने घर में आने दिया। मुझे केवल आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief.
वैगन आगे की सीढ़ियों पर रुका ही था कि आयरन मास्टर ने अपने सेवक से पूछा कि वो अजनबी अभी भी वहां है कि नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चर्च में उन्हें पता चला कि वो आदमी चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. सेवक ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति चला गया है और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। इसके विपरीत वो पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है मिस विलमैनसन के लिए क्रिसमस उपहार के तौर पे। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. युवा लड़की ने पैकेज खोला जो इतनी बुरी तरह से पैक किया गया था कि उसमें सारा सामान तुरंत दिखाई देने लगा, तो उसे खुशी से थोड़ा सा रोना आया। She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. उसे एक छोटा चूहेदानी मिला जिसमें उसने झुर्रियों वाले 3 क्रोनर नोट देखे 10-10 के। लेकिन वह सब उतना ही नहीं था, उस चूहेदानी में एक बड़े दांतेदार अक्षरों में लिखा हुआ पत्र भी था, मतलब घिसी पिटी राइटिंग में। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. पत्र में उसने लिखा था कि सम्मानित और महान मिस, जो कि आप मेरे साथ इतने अच्छे से रही पूरा दिन, जैसे कि मानो मैं एक सच में कप्तान हूँ, तो मैं बदले में आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ एक असली कप्तान की तरह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीजन में आप एक चोर द्वारा शर्मिंदा होना पड़े। तो आप बूढ़े आदमी को पैसे वापस दे सकती हैं जो सड़क के किनारे रहता है और उसके पास एक थैली है जिसको उसने खिड़की के बाहर लटका रखा है, जो मेरे जैसे ही कुछ लोगों के लिए रैट ट्रैप में फंसने के लिए लालच या चारा है। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। फिर उसने लिखा था कि चूहे का जाल एक चूहे की तरफ से क्रिसमस के उपहार के तौर पे, जो इस दुनिया के चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कप्तान नहीं बनाया होता आपने, क्योंकि कप्तान बनने के बाद वह खुद को साफ सुथरा करने की शक्ति पा पाया, मतलब सही गलत समझने की शक्ति उसके अंदर आ पाई। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेले। दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ लिखा गया कैप्टन वॉन स्टेले द्वारा। रेड ट्रैप सेलर ये जानता था कि एडला के पिता उसे ताना जरूर मारेंगे कि उसने एक चोर को सहारा दिया, इसलिए उसने एक ये लेटर अच्छा सा लिखा था, साथ ही ग्रेटफुल था उसके लिए, और साथ में उसने वो 30 क्रोनर जो रुपीस थे वो भी लौटा दिए थे। एडला की केवल काइंड बिहेवियर की वजह से रेड ट्रैप सेलर की भी जिंदगी अब सुधर गई थी, वो एक अच्छा इंसान बन गया था। तो दैट इज इट। I hope you have understood the chapter. Thank you so much.